नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास नागमणि का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। प्रयास के पैर चाहे उल्टे हों, पर सपनों के पैर सीधे होते हैं। अलका की यह बात कुमार के कानों में एक कांटे की तरह कई दिन चुभती रही, और फिर एक रात कुमार को सपना आया कि वह एक गद्दी मर्द की तरह अपनी कमर से एक लंबा और काला रस्सा बांधकर जंगल में भेड़ें चरा रहा था। भेड़ों का चराते चराते उसे बड़ी भूख लगी, पर आसपास के चश्मे के पानी के सिवा कुछ न था। पानी की उसने 2 उंगलियां पी थीं कि उसे लगा पानी उसके खाली पेट में चुभने लगा था। वह कलेजे पर हाथ रखकर कटीली झाड़ों को मुंह मारती हुई भेड़ों की तरफ देखने लगा। फिर उसने आंखें मली और देखा कि सुनसान जंगल में एक परी उतर आई थी। खाल की मोटी जूती उसने पैरों में पहनी थी, जिससे वह बिना आहट के ठुमुक ठुमुक चल रही थी। सिर पर उसने लाल रंग का अंगरखा बांध रखा था और उसकी हरी कमीज की कमर से काले रेशम की एक रस्सी बंधी हुई थी। दोनों बाहें ऊपर उठाकर उसने सिर पर हंडिया उठाई हुई थी, जिसे उसके चेहरे का काफ़ी हिस्सा उसकी बाहों में छुपा हुआ था। कुमार एक पेड़ की ओट में हो गया, ताकि वह परी जब पेड़ के पास से गुजरे तो वह उस तरफ से उसका मुंह देख सके। जिस पतली सी पगडंडी पर वह परी चलकर आ रही थी, वह पगडंडी इस पेड़ के पास से गुजरती थी। यहाँ कुमार पेड़ की एक टहनी पर हाथ रखकर खड़ा था। वह परी जब पेड़ के पास आई तो उसने सिर से हंडिया उतारकर पेड़ के तने से टिका दी और सिर का लाल अंगरखा उतारकर तने के पास बिछा दिया। हंडिया में रखे हुए पकवान की खुशबू कुमार के कलेजे में इस तरह मंडराने लगी कि वह पेड़ की ओट से हटकर हंडिया के पास आ गया। उसे इतनी भूख लगी हुई थी कि अगर वह हांडी के पेड़ के तने की बजाय परी के सिर पर भी रखी होती तो वो झटके से हंडिया छीन लेता। न न न न, परी ने कहा और कुमार का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर बिछे हुए अंगरखे पर बिठा दिया। हंडिया का ढक्कन भी परी ने अपने हाथों से उतारा और फिर भरी भराई हंडिया कुमार के सामने रख दी। कुमार अपनी भूख पर लजा गया। इससे आंख उठाकर वह परी के चेहरे की ओर देखने का साहस न कर सका। वह दोनों हाथों से हंडिया में से पकवान निकालकर खाने लगा। कुमार ने जब भरपेट खा लिया तो उसने लजाई सी आंखों से परी की ओर देखा और देखता रह गया। अलका उसके सामने खड़ी थी। कुमार जब सोकर उठा तो उसने हाथ से अपने बदन को छुआ। उसकी कमर में कोई रस्सी नहीं बंधी थी, पर उसे लगा कि अलका सारी की सारी एक रस्सी बन गई थी, जो रात के सपने में उसके साथ बंधी रहती थी। आज कुमार ने सोचा कि सपनों को मानने की जगह और उनकी जिद पूरी करने की जगह वह एकदम बेलिहाज होकर इन सपनों को पूरा करने से इनकार कर देगा। नदी का सपना उसने पूरा करके देख लिया था, कुछ न बना था। सपने अब भी उसके पीछे पड़े हुए थे। सुबह अलका आई। उसके आने तक कुमार ने अलमारी में से एक गद्दीन पोशाक निकालकर बाहर रख दी थी। ये पोशाक बहुत पहले कुमार ने एक मेले में खरीदी थी और उसने सोचा था कि किसी दिन वह अलका को यह पोशाक पहनाकर एक तस्वीर पेंट करेगा। कुमार ने मेज पर नया कैनवास लगा लिया। गुसाल खाने में जाकर कपड़े बदल लो। अच्छा, ये जूती बड़ी अच्छी लगती है, पर ठीक है, यह कमीज भी खुली है। ये खुली ही होती है, कमर में जब यह काली रस्सी बांध लोगी तो यह खुली नहीं लगेगी। अलका जब कपड़े बदल आई तो खुले बाल लिए कुमार की कुर्सी के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और बोली, चोटियाँ बना दो, जैसे गद्दीनों की लंबी पतली चोटियाँ होती हैं। कुमार ने नहीं, पर कुमार के हाथों ने 1 मिनट के लिए कहना मानने से इनकार कर दिया। पर फिर कुमार ने चुपचाप अलका की चोटियाँ बना दी। अंगरखा मैं खुद बांध लेती हूँ, पर यह रस्सी मुझसे ठीक नहीं बंधी, अलका ने कहा और काले रेशम की रस्सी कुमार के हाथ में दे दी। कुमार ने जब अलका के गिर्द बाहें डालकर रस्सी को लपेटा तो उसने चौंक कर अलका के मुंह की ओर देखा। सारी की सारी अलका से वह खुशबू आ रही थी जो कुमार को रात में सपने की हंडिया से आई थी। कुमार ने एक कशिश लेकर अलका की कमर में रस्सी बांध दी, पर उसे लगा कि उसे बड़ी भूख लगी हुई है। सुबह का नाश्ता लिए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, पर भरपेट किया हुआ नाश्ता न जाने कहाँ चुक गया था। काम करने से पहले कुछ खा लें, तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं तो अभी नाश्ता करके आई हूँ। नाश्ता तो मैंने भी किया था। कॉफ़ी बना दूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कुमार ने जिद में आकर कुछ खाने पीने से इनकार कर दिया
और अपने ब्रशों को रंगों में भिगोने लगा। रंगों में से उभरती तस्वीर ने कुमार का जिद रख ली। 2.5 घंटे बीत गए। भूख कुमार को भुलाए रही। फिर एक अजीब बात हुई। कुमार को ज्यों ही तस्वीर में हांडी बनाने का ख्याल आया कि भूख कलेजे में मंडराने लगी। मुझे कॉफ़ी बना के दो अलका। अगर हरिया कहीं बाहर दिखता है तो उसे कह दो, नहीं तो खुद बना दो। हरिया कुमार का पहाड़ी नौकर था। कॉफ़ी चाय बनाता बनाता आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख गया था, पर उसका ज़्यादा समय पानी भरने में कटता था। पीने का पानी कुमार जिस चश्मे से मंगवाया करता था वो चश्मा कुछ दूर था, इसलिए अलका ही वक्त बेवक्त चाय बनाती। अलका जब कॉफ़ी बनाकर लाई तो कुमार ने कॉफ़ी के प्याले को सूंघकर देखा। प्याले में कॉफ़ी की गंध आनी थी। कुमार ने एक लंबा सांस खींचकर अलका के हाथों को 3-4 बार सूंघा। अलका के हाथों से वही गंध आ रही थी जो रात में कुमार को सपने की हांडी में आई थी, और कुमार को डर लगने लगा कि जिस तरह उसने सपने में उस हंडिया के पकवान को बेसब्री से खाया था, उसी तरह वो अलका के जिस्म को बेसब्री से खाने लगेगा। पर आज कुमार ने सपनों से बेलिहाज होने की जिद ले रखी थी। कॉफ़ी का एक लंबा घूंट लेकर कुमार ने कहा, अगर तुम्हें सारी उम्र यही कपड़े पहनने पड़े अलका तो अलका उर्फ गद्दिन बन जाऊंगी, जिस तरह अलका उर्फ जिन्नी बनी थी। या अलका उर्फ डेविल नहीं थी, अलका उर्फ परी। मैंने रात सपने में तुम्हें एक परी समझा था। परी का मतलब होता है परों वाली। फिर आपने झुझलाकर परी के पंख तो नहीं तोड़ दिए? कुमार 1 मिनट सोच में पड़ गया, फिर हारी हुई हंसी से कहने लगा, तुम मुझे क्या समझती हो अलका? बहुत बेरहम दिल हूँ क्या मैं? रहम की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए किसी की रहमदिली होने का, बेरहम होने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम ये सोचती हो कि मैं परी के पंख तोड़ देने वाला आदमी हूँ? ज़रूरत पड़े तो उसके पैर भी तोड़ देने वाले आदमी हो। कुमार चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, ये तुमने ठीक कहा अलका। जिस रास्ते में जाना ना चाहूँ, अगर मेरे पैर मेरे कहने में ना हो तो मैं ऐसा आदमी हूँ जो अपने पैर ही तोड़ डाले। मैं जानती हूँ। रात को सपने में मैंने देखा था कि जंगल में मैं भेड़े चरा रहा हूँ। सवेरे उठकर मुझे लगा जैसे मेरी सारी तस्वीरें भेड़े बन गई हों। मैं तस्वीरों भेड़े नहीं बनने दूंगा। तुमने एक दिन कहा था कि सपनों के पैर सीधे होते हैं और प्रयास के पैर उल्टे। आज मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि प्रयास के पैर सीधे होते हैं और सपनों के उल्टे। शर्त भले ही रख लीजिए, पर मुझे डर है कि कहीं यह शर्त उल्टी ना आ जाए। कैसे? यही कि शायद इसका उल्टा सीधा देखने में सारी उम्र गुजर जाए। मेरे पास उम्र इतनी फालतू नहीं कि इसका उल्टा सीधा देखने में बिता दूं। मैं काम करना चाहता हूँ, और काम सपनों के सीधे पैरों से नहीं हो सकता। सीधे पैरों से, सीधे हाथों से। जो हाथ जिस्म के खिलवाड़ में उलझ जाएं, वे काम नहीं कर सकते। मैं जिस्म के अंधेरे में खो जाना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में ज़िंदगी का रास्ता जिस्म की रोशनी में मिलता है। रोशनी मन की होती है अलका, तन की नहीं। जिसके तन में मन रोशन हो, वह जिस्म अंधेरा नहीं हो सकता। देखने को अलका की बात भारी पड़ रही थी, इसलिए कुमार खींच उठा। अलका से उसने यह बात इसलिए नहीं चलाई थी कि वो अपना नुक्ता नज़र अलका को समझा सके या अलका समझ सके, पर बात खुद ही यह मोड़ ले गई, इसलिए कुमार ने बात का रुख बदल दिया। उसके मन में खींच थी और वह चाहता था कि अलका भी खींचे। कहने लगा, जिस्म अंधेरा हो या रोशन, पर तुम आज 20 रुपये नहीं कमा सकोगी ना। सही, ये रहे उस दिन के नदी वाले पैसे। अच्छा, शायद कभी ना कमा सको ना। सही, फिर क्या करोगी? बेरोजगार लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कुमार का ख्याल था कि उसने अलका को बड़ी कटीली बात कही थी, इसलिए अलका जरूर झुझला उठेगी। अगर उसकी आंखों में आंसू नहीं भी उतरेंगे तो उसकी आवाज़ में आंसू जरूर उतर आएंगे। पर कुमार ने देखा कि अलका बड़े आराम से अपने बाजू के खुले हुए कुर्तों को मिला रही थी और बाहर बरामदे में पानी का घड़ा लेकर लौटे हुए हरिया को आवाज़ देकर कह रही थी कि कॉफ़ी के खाली प्यालों को उठाकर ले जाए। कुमार को अपनी कही हुई बात पर पछतावा हुआ और दिल की कड़कड़ाहट को हटाने के लिए बोला, इधर देखो, रोशनी की ओर। क्यों? तुम्हारी आंखें भर आई हैं। वो किस लिए? मेरी बात रुलाने वाली नहीं थी क्या? होगी, पर मैं नहीं रोती। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं इस राह पर चली थी, आंखों के सारे आंसू पीकर चली थी। अलका। अलका ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ी कपड़े उतार कर उसने अपने कपड़े पहन लिए। अलका जब चली गई तो कुमार को लगा कि बेगानगी का यह रास्ता, जो अलका के सूखे आंसुओं से भीगा हुआ था, बहुत फिसलन भरा रास्ता था, और किसी दिन इस रास्ते से कुमार का पैर जरूर फिसल जाएगा
और वह अपनत्व की गहरी खाइयों में जा पड़ेगा।